नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदिशंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए अच्छी बात, और अच्छी बात यह है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो यह जो वाक्य है यह स्वामी विवेकानंद जी का वाक्य है, और ये किसी भी लक्ष्य के प्रति अपने समर्पण को लेकर, अपनी सकारात्मक सोच को लेकर यह वाक्य कहा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि तब तक मत रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जो लक्ष्य आपने सोच रखा है उस लक्ष्य तक जब तक आप नहीं पहुंच जाते तब तक आप चैन की सांस ना लें। इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास को। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वाज वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया गया है अभी हाल ही में 6 जुलाई को। याद रखेंगे यह दिवस कब मनाया गया है, तो आप कहेंगे कि यह दिवस मनाया गया है 6 जुलाई को। बात करें खबर की, तो वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे 6 जुलाई को इस साल पहली बार मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन को बेहतर बनाने, महत्व को उजागर करना। यह दिन ग्रामीण समुदायों में गरीबी, भूखमरी, खराब बुनियादी ढांचे और डिजिटल पहुंच को कमी जैसे मुद्दों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना है। और इसको जो है इस वर्ष पहली बार मनाया गया है। याद रखेंगे यह पहली बार मनाया गया है 2025 में। कब मनाया गया है? 2025 में। ये इसका पहला संस्करण। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक लिखी है? हु हैज रिसेंटली रिटन द बुक कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट नामक बुक की जो लिखा है, ये लिखा है वी.एस. रवि, यानी कि ये सेवानिवृत्त आईपीएस रह चुके हैं। वी.एस. रवि इन्होंने लिखा है। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी वी.एस. रवि ने 7 जुलाई 2025 को हैदराबाद में अपने नई पुस्तक कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट का विमोचन किया है। यह कार्यक्रम एक गरिमामय और बौद्धिक माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, विद्वान और साहित्य प्रेमी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। तो ये जो बुक है यह लिखी गई है वी.एस. रवि द्वारा, और इसका विमोचन हुआ है हैदराबाद में। याद रखना है कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी? वेयर विल एशियाज लार्जेस्ट जंगल सफारी विल बी बिल्ड इन रिसेंटली? तो ये बनेगी हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में यह जो है सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। बात करते खबर की, तो हरियाणा अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना बना रहा है। यह परियोजना लगभग 1 लाख एकड़ भूमि को कवर करेगी। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, वन्य जीवों का संरक्षण करना और जैव विविधता को संरक्षित करना है। और ये जो जंगल सफारी है, इसको कहा ऐसा जा रहा है कि ये जब विकसित होगी और जब बन जाएगी तो इतनी भव्य होगी कि यह एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनकर उभरेगी। और चलिए अगर हरियाणा की बात की जाए, तो हरियाणा का गठन जो है, हरियाणा का गठन हुआ था पंजाब राज्य से अलग करके। इसको 1 नवंबर वर्ष 1966 को, नवंबर 1966 को इसको राज्य बना दिया गया था। और इसके अगर राजधानी की बात की जाए, तो यह पंजाब के साथ संयुक्त रूप से अपनी राजधानी शेयर करता है, और वह राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। अगर राज्यपाल की बात की जाए, तो हरियाणा राज्य के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय ये यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर सीएम की बात की जाए, मुख्यमंत्री की बात की जाए, तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी है, सॉरी, नायब सिंह सैनी यहाँ के सीएम साहब हैं, बीजेपी पार्टी से हैं नायब सिंह सैनी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल और जापानी तटरक्षक बल किसके तट पर एक संयुक्त अभ्यास करेंगे, जिसका कोड नाम जामाता है? द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड द जापानीज कोस्ट गार्ड विल कंडक्ट अ जॉइंट एक्सरसाइज कोड नेम जामाता ऑफ whose coast?
तो ये चेन्नई का जो तट है वहाँ पर यह जो अभ्यास है जापानी तटरक्षक बल और भारत का जो तटरक्षक बल है इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर क्या करना है, एक अभ्यास आयोजित करना है। बात करते खबर की, तो भारतीय तटरक्षक बल और जापानी तटरक्षक बल चेन्नई तट के पास एक संयुक्त अभ्यास करेंगे जिसका कोड नाम जामाता यानी जापानी भाषा में इसका अर्थ होता है बाद में मिलते हैं। इसका जो अभ्यास है वह किया जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड और जापानीज कोस्ट गार्ड के द्वारा। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं ICG की, इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त वर्ष 1978 को। और वर्ष 1978 में भारतीय तटरक्षक अधिनियम लाया गया था और उस भारतीय तटरक्षक अधिनियम के तहत 18 अगस्त वर्ष 1978 को इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की गई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और अगर इसके प्रमुख की या महानिदेशक की बात की जाए तो इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं परमेश शिवमणि, परमेश शिवमणि, शिवमणि इसके महानिदेशक हैं। और इंडियन कोस्ट गार्ड जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा कोस्ट गार्ड है, विश्व का चौथा, फोर्थ सबसे बड़ा तटरक्षक बल है, तटरक्षक बल है भारत का इंडियन कोस्ट गार्ड। और इसके आदर्श वाक्य की अगर बात की जाए तो इसका आदर्श वाक्य क्या है, इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः, वयम रक्षामः का आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः। और अगर इंडियन कोस्ट गार्ड डे की बात की जाए, ICG डे की बात की जाए तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है 1 फरवरी को। यह भी आपको याद रखना, 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। ठीक है, इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में BMW ग्रुप इंडिया का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the president and chief executive officer of BMW Group India recently? तो आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि ये जो फोटो में है हरदीप सिंह बरार, ये बन जाएंगे अब BMW इंडिया के नए कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष भी। बात करते खबर की, तो हाल ही में हरदीप सिंह बरार को BMW ग्रुप इंडिया का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह 1 सितंबर 2025 से, याद रखेंगे 1 सितंबर 2025 से यह पदभार संभालेंगे। वह विक्रम पवाह का स्थान लेंगे। और ये विक्रम पवाह जो थे ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया BMW जो थी उनके कार्यकारी अधिकारी अब जो है बनेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में 600 मेगावाट विदर्भ पावर का अधिग्रहण किसने किया है? Who has recently acquired 600 मेगावाट विदर्भ पावर? तो ये भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी है अदानी पावर लिमिटेड। इसने जो है अब जो ये जो विदर्भ पावर का अधिग्रहण है वह कर लिया है, दिवाला के माध्यम से इसने जो है इस कंपनी को अपने अधिग्रहण में किया है। बात करते खबर की, तो अदानी पावर लिमिटेड ने 7 जुलाई 2025 को विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड के कोल फायर्ड थर्मल प्लांट का अधिग्रहण एक्विजिशन 4000 करोड़ रुपए में पूरा किया, यानी कि 4000 करोड़ रुपए देकर इन्होंने विदर्भ पावर का अधिग्रहण कर लिया। यह अधिग्रहण नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई की मंजूरी 18 जून 2025 के बाद क्रियान्वित हुआ है, जिससे कंपनी की परिचालन क्षमता बढ़कर 18,150 मेगावाट हो गई है। याद रखेंगे 18,150 मेगावाट अब जो है अदानी पावर की क्षमता जो है बढ़कर हो गई है। किसके अधिग्रहण के बाद? विदर्भ पावर के अधिग्रहण के बाद। अदानी पावर लिमिटेड की बात की जाए तो इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो अदानी पावर लिमिटेड की स्थापना हुई थी 22 अगस्त को, 22 अगस्त वर्ष 1996 को, 22 अगस्त 1996 को इसकी स्थापना हुई थी।
संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक थे गौतम अदानी। फोटो में आप देख पा रहे होंगे, तो गौतम अदानी इसके संस्थापक थे। और इसके मुख्यालय की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय है अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में इसका मुख्यालय है, अहमदाबाद में। ठीक है, इतना आपको याद रखना अदानी पावर लिमिटेड के बारे में। और इसकी क्षमता जो है, इसकी क्षमता अब बढ़कर हो गई है 18,150 मेगावाट। और बहुत ज़्यादा क्षमता है किसी भी कंपनी की, 18,150 मेगावाट क्षमता जो है अब बढ़कर हो गई है अदानी पावर लिमिटेड की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने विश्व जैव उत्पादन दिवस 2025 कब मनाया है? When did the government of India recently celebrated World बायो प्रोडक्ट्स डे? तो ये जो है यह दिवस मनाया गया हाल ही में 7 जुलाई को। 7 जुलाई इसका सही उत्तर है। बात करें खबर की तो विश्व जैव उत्पादन दिवस वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट्स डे 7 जुलाई 2025 को मनाया गया है। इसका उद्देश्य टिकाऊ जैव उत्पादों के बारे में जागरूकता फैलाना। विश्व जैव उत्पाद विकास पहली बार 2021 में मनाया गया था, यानी कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2021 से हुई है। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य की सभी नौकरियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो जो बिहार सरकार है, अभी वहां पर कुछ दिनों बाद चुनाव होने वाले, उसको देखते हुए बिहार सरकार लगातार कई सारी योजनाएं लेकर आ रही हैं। और उसके क्रम में अब जो है मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार ने, उन्होंने यह घोषणा कर दी है कि जो राज्य की महिलाएं हैं उनके लिए नौकरियों में 35% का आरक्षण देंगी, 35% का आरक्षण दिया जाएगा। बात करें खबर की तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार कैबिनेट ने राज्य की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए राज्य सरकार की सभी नौकरियों में 35% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने युवा कल्याण, कौशल विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिहार युवा आयोग के गठन की भी घोषणा की है। और ये जो बिहार युवा आयोग है, यह बिहार युवा आयोग यह समीक्षा भी करेगा कि राज्य में बेरोजगारी का स्तर क्या है और राज्य में जो युवा हैं उन्हें किन किन क्षेत्रों में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, कितना उनको प्रमोट किया जा सकता है, या क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन पर ध्यान दिया जा सकता है। बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी की अगर बात करें तो बिहार राज्य की राजधानी है पटना। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर सीएम की बात की जाए तो सीएम आप देख पा रहे होंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार यहाँ के, क्या ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो अगला प्रश्न है, हाल ही में दानस तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? विच कंट्रीज हैज बीन अफेक्टेड बाय टाइफून दमाज रिसेंटली? तो ये जो है ताइवान देश इससे प्रभावित हुआ है, इस टाइफून से। बात करें खबर की तो हाल ही में दानस तूफान के कारण ताइवान का मुख्य द्वीप तहस नहस हो गया है। इस तूफान की तीव्रता कम हो गई है और इसे उष्णकटिबंधीय तूफान ट्रॉपिकल स्टॉर्म में बदल दिया गया है, क्योंकि यह चीन की ओर जाने वाले पूर्वानुमानित मार्ग पर ताइवान जलडमरू मध्य में आगे बढ़ गया है। और आगे बढ़ने से पहले यह ताइवान के एक द्वीप को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करके आगे बढ़ा है, वहाँ सब कुछ तहस नहस कर चुका है। अगर ताइवान की बात करें तो राजधानी है, यहाँ की राजधानी है ताइपे। ताइपे यहाँ की राजधानी है। अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति है यहाँ के लाई चिंगते। लाई चिंगते, लाई चिंगते यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अगर मुद्रा की बात की जाए तो ताइवान की मुद्रा है ताइवानी डॉलर। ताइवानी डॉलर यहाँ की मुद्रा है, ये आपको याद रखना। ताइवानी डॉलर यहाँ की मुद्रा है। तो दोस्तों आप सभी के लिए
आज की इस क्लास में हमने इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया था और जितने भी आज के दिन के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी को हमने कवर किया, उनके बारे में चर्चा की। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से हम तक अपने सुझाव पहुंचाएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।